नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स कृष्णानगर मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र के गांव नहारे में गुरुवार को प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों के बीच गोलियां चल गईं। इस दौरान एक गोली पूर्व प्रधान मलखान के 28 वर्षीय पुत्र को लग गई, जबकि 4 अन्य लोग छर्रे लगने से घायल हो गए। बरसाना थाना क्षेत्र के नहारे गांव में गुरुवार प्रातः 2 प्रधान प्रत्याशी के बीच गोलियां चल गईं। बताया जा रहा है ग्राम प्रधान प्रत्याशी सियाराम, जो कि मथुरा स्थित होटल का मालिक है, उसके और पूर्व प्रधान रहे मलखान के समर्थकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अंधाधुंध गोलियां चली। इस दौरान एक गोली पूर्व प्रधान मलखान के 28 वर्षीय पुत्र को लग गई, जबकि 4 अन्य छर्रे लगने से घायल हो गए। घटना से चुनाव के दौरान अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी मौके पर पहुंच गई है। जनपद मथुरा के थाना बरसाना के नहारा गांव में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते मतदान चल रहा था। जो प्रधान पक्ष के लिए जो प्रत्याशी हैं, महिलाओं के जो समर्थक हैं, वो वहां पर आए और फर्जी वोटिंग को लेकर उनमें विवाद हुआ, जिसको वहां पर तैनात पुलिस बल द्वारा खदेड़ा गया। बाद में गांव में जाकर के पुनः दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडे के साथ साथ फायरिंग की भी सूचना है। दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 3 लोगों को फायर आर्म इंजरीज हैं, जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। अन्य लोगों को भी जिनको इंजरीज हैं, उनका भी इलाज और मेडिकल कराया गया है। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल साथ ही साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। हमारे और डीएम साहब द्वारा भी मौके का मुआयना कर लिया गया है। इस समय पर गाँव में शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, लोग मतदान कर रहे हैं। इस घटना से संबंधित कुल 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुख्य अभियुक्त सियाराम व मलखान सिंह, जो कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के चौथे चरण में गुरुवार को वृंदावन क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। वहीं कुछ केंद्रों पर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के चौथे व अंतिम चरण में गुरुवार को वृंदावन क्षेत्र में आने वाले मथुरा ब्लॉक के गांव छठीगरा एवं चौमुआ ब्लॉक के गांव रेहड़ा, गांव आजई व गांव भरतिया में मतदान हुआ, जहां इन सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मध्य सुबह से ही शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह भी देखने लायक था, जहां अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोगों की सुबह से ही लाइन लगी रही, जिसमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग व महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी जमकर उल्लंघन हुआ। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते रहे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आधा घंटा हो गया, अभी तक मतदान नहीं दे पाए। क्या कारण है कि क्यों चल रही है? भीड़ है, थोड़ी गर्मी भी है तो टाइम लग रहा है। अभी जो बुजुर्ग महिला है उन्हें पहले बता दे रहे हैं, तो इस चक्कर में टाइम भी लग रहा है। कैसा उम्मीदवार चुनना चाहेंगे आप अपने गांव के लिए? अच्छा उम्मीदवार चुनना चाहेंगे जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो, ईमानदार हो, विकास कराए गाँव को, ऐसा उम्मीदवार चाहिए। पहले जो गांव में नहीं था और अब क्या उम्मीद करते हैं जो प्रधान जो आप उम्मीदवार विकास के लिए क्या उम्मीदवार करते हैं? यही उम्मीद करते हैं हर बार, हर कोई किसी की यही उम्मीद होती है कि आगे विकास कराएगा, स्कूल में अच्छा काम कराएगा, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ काम कराएगा, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम कराएगा, बच्चों के स्वास्थ्य पर काम देगा। ऐसा ही उम्मीदवार चाहते हैं, शायद करे कोई इस बार। यूपी सरकार भले ही प्रदेश के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी को नकार रही है, वहीं मथुरा के जिला अस्पताल में बुधवार को भर्ती हुए एक युवक ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। सरकार भले लाख दावे करे कि प्रदेश के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मगर मथुरा के जिला हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर मृत पड़ा ये युवक सोनू है, जिसे बमुश्किल कल जिला अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया था, जिसे कल अचानक ऑक्सीजन खत्म होते ही बेचैनी होने लगी। तो बड़ी मुश्किल से रात को परिजनों के मिन्नत करने पर एक सिलेंडर ऑक्सीजन का मिला, जो कि रात 3 बजे तक फिर खत्म हो गया। तो उसकी सांसें फूलने लगी, जिसके बाद परिवारीजन डॉक्टर के चक्कर काटते रहे, मगर कुछ और सांसें जिंदा रहने के लिए उसे ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। जिसके बाद सुबह 6 बजे सोनू की बिना ऑक्सीजन के चलते सांसों ने चलना बंद कर दिया, तो उनकी मौत हो गई। जिसके बाद डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन लगाया, मगर वो किसी काम नहीं आ सका, तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने डॉक्टर पर ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर समय से ऑक्सीजन लगाया होता तो आज सोनू जिंदा होता। मेरा भाई कल से एडमिट है यहाँ, किसी ने भी कोई सुविधा किसी तरीका की ना करी, कैसी भी एक ऑक्सीजन दिया, बड़ी लड़गुत कनिया
रात को 3 बजे तो तड़प रहा मेरे भाई। मैंने सुबह भी कहीं से भी इंतजाम कर दो, डॉक्टर के पास आते हैं, हम कहाँ से लावे? सबने करो इंतजाम, तुम भी कर लो अपना। हमने कहा तुम लिख के दे दो हमारे लिए, कहीं से कर लेंगे किसी का हाथ पैर जोड़ के। क्यों लिख के दे दे? क्यों लिख के दे दे? अपने आप करो इंतजाम। ना इन्हें लिख के दी, ना कोई इंतजाम करो। अभी मेरा भैया हाथन में से खाता पी, देखो मैं चाय पिवाई है, बिस्कुट खवाई है, सारा डिपार्ट मौजूद है। क्या हुआ था उनको? कुछ भी ना, सिर्फ दर्द हुआ, घबराहट हुई है, कुछ भी ना। तो किस कारण से उनकी मौत हुई? क्या कमी थी यहाँ किस वजह से? ऑक्सीजन ना हो जी। सुबह ने बोतल लगाई हुआ में, सुबह बोतल लगाते तबीयत खराब हुई है। हमने ये कही तुम एक बार देख तो लो, तो हमसे बोलिए कि ये तो कल से ही परेशान है, ऐसा ही ये तो ऐसे ही परेशान है कल से। तो यहाँ ऑक्सीजन की वजह से आपके भाई ऑक्सीजन की वजह से 3 बजे को ऑक्सीजन खत्म है। हमने बोला था 3 बजे से हमारा भाई तड़प रहा है, ऑक्सीजन दे दो, तो बोला और इसके सिवा ऑक्सीजन नहीं है और नीचे आपको आना नहीं है तंग करने के लिए हमें, तो हमने लिख के दे दो। नहीं, हम लिख के नहीं देंगे, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। पर वार्ड में जो इस तरह का हंगामा हुआ था उसमें हम लोग गए तो उसने कहा 3 बजे से साहब वो उसको दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर धर्मवीर ने खुद जा करके वहाँ पर ऑक्सीजन लगवाई है और सुबह उसने बाकायदा चाय नाश्ता लिया, वो खुद बता रही है वो, और बिस्कुट वगैरह दिए उसने। बिस्कुट में खाते समय में और फिर उसी के बाद उसका हो गया दिक्कत। तो मेरी पॉसिबल खाने पीने के बाद कुछ चला गया हो गले में और एकदम फंस गया हो, क्योंकि जब सुबह तक चलता रहा और ऑक्सीजन उसको डॉक्टर धर्मवीर ने लगवाई, पूछा मैंने तो बोले मैंने खुद जाके लगवाई थी। बताया जा रहा है परिजनों को द्वारा कि 3 बजे के बाद हमने कई बार डॉक्टर से कहा। नहीं, डॉक्टर धर्मवीर ऊपर गए हैं बाकायदा इमरजेंसी से। हमने 2 डॉक्टर लगा रखे हैं इमरजेंसी के लिए कि एक नीचे रहे तो एक कहीं राउंड भी ले ले कहीं जाना हो, तो इसलिए 2 डॉक्टर लगातार लगा रखे हैं। स्टाफ इवन फार्मासिस्ट भी 2 लगे हुए हैं, स्वीपर और वो भी बढ़ा दिए हमने इसलिए, ताकि है क्या सारा लोड यहीं आ रहा है। बहुत मरीज आ रहे हैं। एक्चुअली हालत ये है कि स्टेशन पे मरीज है, पलंग सब भर जाते हैं और उसमें कई तो ब्रॉड डेड आते हैं। बात करें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, कितनी है अपने पास? नहीं, ऑक्सीजन तो बराबर हम व्यवस्था कर रहे हैं और डीएम साहब के सहयोग से पूरा ऑक्सीजन का बराबर यहाँ से कई बार हमारा जो टेम्पो है या हमारी एम्बुलेंस है वो सिलेंडर ले जाती है। रात को भी मैंने 12 बजे के पहले फ़ोन किया वहाँ पर जब खत्म हुई थी। डेली तो कितनी खपत यहाँ होती है और कितनी अपने पास ले जा रहे हैं? देखिए अभी सिलेंडर हम बढ़ा रहे हैं धीमे धीमे, कम से कम 40 से 50 के बीच में खपत हो रही है इस समय। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स कृष्णानगर मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बुधवार की रात आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश में हथियार वृंदावन के चामुंडा मंदिर में घुस आए, जहां बदमाशों ने लाल बाबा की घेराबंदी कर कीमती सामान के बारे में पूछताछ करने लगे। बीती रात आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ थाना वृंदावन क्षेत्र के अंतर्गत चामुंडा मंदिर में घुस आए। मंदिर परिसर में रहने वाले सुनील उर्फ लाल बाबा नल पर हाथ धो रहे थे, तभी उन्हें 5 युवक मंदिर की ओर आते दिखाई दिए। साधु सुनील ने जैसे ही युवकों को टोका तो उन्होंने घेरा बनाते हुए उसकी कमर पर तमंचे लगाकर कीमती सामान के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सुनील के कुछ न बताने पर मंदिर के मुख्य पुजारी बिहारी लाल के कमरे पर ले गए। कौतूहल सुन बिहारी ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो सुनील को नकाबपोश हथियारबंद बदमाश अपने आगोश में जकड़े हुए दिखाई दिए। बिहारी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कमरे का दरवाज़ा तो नहीं खोला बल्कि शोर मचाना शुरू कर दिया। पुजारी के शोर मचाते ही बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले के सही जांच पड़ताल और खुलासे का प्रयास कर रही है। और मैं खाना खाने के बाद में टॉयलेट के लिए टंकी की तरफ जा रहा था जी। तो 5 लोग उधर से आए। मैंने पूछा कि यहाँ कैसे, तो उन्होंने तुरंत जो हुआ कि 3 ने मुझे कवर करके मेरे पीठ पर तमंचा टिका दिया, एक ने सामने से तान दिया, फिर मुझको पकड़ के लेके आए। मुझसे बोले कि माल बता। मैंने कहा मैं तो मांगने खाने वाला बाबा जी, ये मंदिर मेरा थोड़ा ही है। फिर मुझको लेके बोले कि पुजारियों का घर बता, तो मुझको पकड़ के तमंचा लेकर के पीछे टिकाए हुए वहाँ जा करके जवरिया कोने की आवाज़ लगा और गेट खोल। तो मैंने कहा मैं क्यों आवाज़ लगाऊं। फिर मैंने गेट खटाया। पुजारी जी ने जब देखा खिड़की से, तो जब उन्होंने कहा कि बाबा को बदमाशों ने पकड़ रखा है, तो उन्होंने गेट नहीं खोला, तुरंत पुलिस को सूचना दी। ये मेरी जो घटना आंखों देखी हुई है। कल रात्रि को करीबन 11:20 से 25 के बीच की बात है। 6 आदमी अपने मुंह को बांधे हुए अपने हाथों में, मतलब मेरे दरवाजे पर 11:30 के आसपास करीबन हमारे यहाँ निवास कर रहे सुनील उर्फ लाल बाबा आए। दरवाज़ा खटखटाया। मैं उस समय जागा हुआ था।
तो दरवाज़ा जब खटखटाया तो मैंने घड़ी को देखा 11:30 बजे, लगभग 11:30 बजे हैं। तो मैंने दरवाज़ा खोलने के बजाय खिड़की में से झांक कर देखा तो 5 व्यक्तियों ने लाल बाबा को कैद कर रखा था। उस पर कट्टे वगैरह लगा रखे थे और पकड़ रखा था। उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे। तो जब रात को उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने देखा तो मुझे तत्काल लगा कि ये तो कोई अप्रिय घटना जो है घट सकती है। तत्काल मैंने शोर मचाया अपने, और परिवार के बच्चों वगैरह ने सबने शोर मचाया। तो ये सब लोग मुझे बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे, धमकी दे रहे थे, जान से मार देंगे तत्काल, या दरवाज़ा खोल दो। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, शोर मचाया, तो शोर सुन करके सारे लोग जो है भाग गए। आपने रात में पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना दी। मैंने 112 पे कॉल की। उसके करीबन 20-25 मिनट बाद पुलिस आई। थोड़ी देर पुलिस रुकी भी थी और ये कहते हुए कि आप जो है तहरीर दें। मैंने कहा जी जरूर तहरीर, मैं सुबह आपको तहरीर दूंगा। क्या ये घटना सीसीटीवी में कैद है? जी साहब, सीसीटीवी में घटनाएं कैद है। कासगंज की गल्ला मंडी इलाके में ट्रैक्टर और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बता दें कि कासगंज मंडी समिति के लिए आज सुबह 5 बजे ऑटो में सवार होकर फुटकर सब्जी विक्रेता रोज की तरह सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जा रहे थे। तभी अमापुर रोड पर सामने से लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे की घटना में ऑटो में सवार 2 सब्जी विक्रेताओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले फुटकर सब्जी विक्रेताओं के नाम अख्तर निवासी मोहल्ला खेड़िया नदरई गेट, नथू सिंह निवासी लालपुर सहावर गेट कासगंज बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों का उपचार कासगंज जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि 4 गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं ट्रैक्टर और ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है। सामने से आ रहा था वो ट्रैक्टर आ रहा है, एक लाइट जल रही थी और इधर से ऑटो जा रहा था। सब सवारी थी मंडी जाने वाली, कुछ लोग आड़तिये थे, कुछ पैकार थे। और उसके बाद में गुद्दा निकल लिया था, उसमें गुद्दे में दोनों भिड़ गए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में 2 खत्म हो गए तुरंत, बाकी सबको रेफर कर दिया। ट्रैक्टर वो कहाँ है? ट्रैक्टर वहीं पे खड़ा हुआ है, ऑटो भी वहीं पे है। फरीदाबाद के सेक्टर 25 स्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में मरीजों के परिजन लाइन में खड़े हैं, लेकिन पर्ची कटवाने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 25 स्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट की हैं, जहां पर अपनों की जान बचाने के लिए आए लोग ऑक्सीजन गैस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बता दें कि यहां आने वाले लोग पिछले 3 दिनों से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन पर्ची कटवाने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो गई है। निजी अस्पताल तो क्या होम आइसोलेट कोविड-19 ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन के सहारे ही जिंदा रखा जा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना की पुख्ता दवाई नहीं बन पाई है और ऑक्सीजन के सहारे अपनों की जान बचाई जा सके, इसलिए मरीजों के परिवार वाले खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उन्हें भरवाने के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं। आज मेरे को 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही और हॉस्पिटलों में भी कोई गैस नहीं पहुँच रही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, हमें पता है कि ये महामारी है, ये सभी को पता है महामारी है। ये सरकार भाजपा सरकार फेलियर सरकार हो चुकी है। कल रात से ही लाइन में खड़ा हूँ। मेरे को ना तो एक सिलेंडर मिला है, पर्ची मेरे हाथ में है, 6 सिलेंडरों की पर्ची काट दी है, लेकिन मेरे को कोई सिलेंडर नहीं मिला है। तो क्या वजह है? ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन खत्म हो गया? क्या वजह है जो है? ये तो हमें पता नहीं जी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन 15वां नंबर है, उससे पहले ही जो पहले मतलब हमसे जो बाद के नंबर है वो पहले लेके जा रहे हैं हम, फिर भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मेरी मम्मी माधव हॉस्पिटल में एडमिटेड है। किस प्रकार की दिक्कत आई है? दिल्ली से आप यहाँ फरीदाबाद ऑक्सीजन लेने पहुँचे हैं? सर दिल्ली से ऑक्सीजन लेने नहीं आए हैं, मम्मी हॉस्पिटल में ही एडमिट है फरीदाबाद में, वहीं से वो लेने के लिए आई हूँ मैं ऑक्सीजन। तो कितनी मदद यहाँ ऑक्सीजन प्लांट पर आपको मिल रही है? सर ने आते ही जैसे ही देखा उन्होंने मुझे ऑक्सीजन दिलवाने के लिए सिलेंडर्स आगे करवा दिए थे। मेरी मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है, 40,000 रुपये पर डे बेड ले रहे हैं वो लोग और ऑक्सीजन नहीं दे रहे। पिछले 48 घंटे में उन्होंने 1 सिलेंडर मुझे नहीं दिया है अभी तक, और मेरी मम्मी का फ्लो 15 लीटर पे चल रहा है।
कौन सा हॉस्पिटल है और पवन हॉस्पिटल है सेक्टर 56 सेक्टर में फरीदाबाद। ऑक्सीजन लेने पहुंचे हैं, क्या रेट ऑक्सीजन मिल रही है, क्या दिक्कतें आपको यहाँ देखनी पड़ रही है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही भैया, मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। मेरे को अपने हॉस्पिटल से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं अपनी मम्मी का हॉस्पिटल चेंज करवाने की सोच रही हूँ। अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुँच रही है, क्या आपको वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही? बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा रखी है। वहीं पंचायत चुनावों की 2 मई को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा रखी है। इस बीच पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव के लिए 2 मई को मतगणना भी होनी है। कोरोना के खौफ के बीच होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। प्रशासन ने प्रत्याशियों व उनके एजेंटों के लिए शर्त रखी है कि मतगणना स्थल में प्रवेश करते हुए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन अस्पतालों में कोविड जांच रिपोर्ट को लेकर लगने वाली प्रत्याशियों व समर्थकों की लंबी लाइनों को देखकर कासगंज जिला प्रशासन ने रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। कोविड की बिना नेगेटिव जांच रिपोर्ट के ही अंदर एंट्री की जाएगी। इसके लिए प्रत्याशियों एवं एजेंटों को पास दिखाना होगा और मास्क लगाना होगा। साथ ही 2 गज की दूरी भी रखनी होगी। माननीय डीएम साहब के आदेशानुसार हम अपनी पत्नी का कोरोना टेस्ट कराने आए हैं। यहाँ जो क्या पर्पल है, यहाँ भीड़ लगी है वो इतनी सारी, किस वजह से लगी हुई है? माननीय जिलाधिकारी के आदेशानुसार हम अपना कोरोना टेस्ट कराने आए हैं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर हम मतगणना स्थल तक पहुँच पाएंगे। जी, और आगे क्या क्या इस तरह के, जैसे कि आप देखने हैं यहाँ पर जिला अधिकारी के संबंधन में आप आए हुए हैं कोरोना टेस्ट कराने के लिए, तो क्या पोलिंग पे जाने के लिए आए हुए? जी बिल्कुल, मतगणना स्थल पर हम जब तक हमारे पास कोरोना टेस्ट की सर्टिफिकेट नहीं होगा जब तक हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बल्लभगढ़ शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कुछ व्यापारी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाकर दुकानों को बंद कर देना चाहिए। वहीं कुछ दुकानदारों को यह भी कहना है कि लॉकडाउन लगाना समस्या का हल नहीं है। बल्लभगढ़ शहर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए बल्लभगढ़ मार्केट के व्यापारी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाकर दुकानों को बंद कराया जाए। वहीं कुछ दुकानदारों ने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाना समस्या का हल नहीं है। अगर मार्केट में लॉकडाउन लगाकर बंद किया जाता है तो इसका असर सीधा व्यापारियों पर पड़ेगा। डूबते व्यापार से व्यापारी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकलकर आया है। अगर मार्केट फिर से बंद होती है तो व्यापारी फिर कर्ज में डूब जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही कर्ज है। वहीं इस ओर कुछ और मार्केट में दुकान चलाने वाले दुकानदारों का कहना है कि पहले ही प्रशासन के आदेशों का पालन किया जा रहा है। मार्केट शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मार्केट में आने वाले लोगों से हम खुद अपील करते हैं कि वह मास्क लगाकर दुकान में आएँ। अगर मास्क नहीं लगाया तो उन्हें सम्मान नहीं दिया जाएगा। वहीं ग्राहकों को सैनिटाइज भी करवाया जाता है और एक दुकान में सिर्फ 2 लोगों के अलावा किसी तीसरे को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है। जैसे मैं बहुत छोटा दुकानदार हूँ और मेरे पास भी एक कर्मचारी है, और अगर आप लॉकडाउन लगा दो तो उसके परिवार में खाने के लाले पड़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बाज़ार में जो बल्लभगढ़ बाज़ार है, बल्लभगढ़ बाज़ार में जो अतिक्रमण है, इससे मतलब बीमारी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ी परेशानी है। प्रशासन के अधिकारी हैं वो बिल्कुल आंखें मूंद के सो रहे हैं पूरे फरीदाबाद के अंदर। उनको ये नहीं पता कि सरकारी हो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं वो भी झूठे हैं, हकीकत में ये भी है। इतनी लोग मर रहे हैं, इतनी लोग परेशान हो रहे हैं, बेड कहीं है नहीं। दिल्ली से लोग इधर आ रहे हैं तो उनको भी बेड नहीं मिल रहे, कहीं भी तो कुछ भी तो नहीं है। और इनको पता नहीं क्या चाह हो रही है। इस तरह सरकार चाहती है खुले ही रहे। जब जान होगी तो जहान होगा। कमाने से क्या हो जाएगा? 2 दिन आदमी 4 दिन कमा लेगा तो क्या हो जाएगा? जब आदमी मरने को हो जाएगा, हॉस्पिटल में पहुंचेगा, लाखों रुपए का बिल बैठा देते, हाथ में पकड़ा देते हैं। सर जी, व्यापारी तो पहले नहीं उठ पाया रहा, अब दोबारा लग जाएगा तो वेरी सही कसरों भी छोड़ जाएगी। अब तो थोड़ा बहुत चलो भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो भाई साहब ने बहुत अच्छा कर रखा है कि कंट्रोल कर रखा है पूरा हरियाणा को। उनके नौबत नहीं आने दी कि लॉकडाउन दोबारा लगेगा, हम पब्लिक परेशान होएगी। पुलिस प्रशासन भी हर 1 घंटे 2 घंटे में यहाँ चक्कर लगाती है। कोई मास्क पहनो जी, सब पूरी अच्छी तरह समय बहुत आता है। हमारी दुकान पर जो आता है उसके मास्क लगवाते हैं, तो पहले बात करते हैं। तो ये लॉकडाउन था, हम तो बख्श में नहीं है जी। कोई भी दुकानदार इतनी मोटी सेल तो है नहीं जी। नौकर रखे हुए हैं, चाकर रखे हुए हैं, काम तो कहाँ किराए की दुकानें हैं, कैसे काम चलेगा? लॉकडाउन तो फिर आखिरी एक्शन है, जब कहीं भी माहौल बनेगा फिर तो सबके साथ है जी।
लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं यहाँ, जिनकी तनख्वाहें 10,000 से 20,000 तक है, उनके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए जाके आदमी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। हालांकि सरकार को सख्ती करनी चाहिए पूरी। आज भी मार्केट 6 बजे आधे दिन खुलती है, आधे दिन बंद हो जाती है, और हम ये चाहते हैं कि जाके उसमें दुकानदारों को भी जाके आदमी और सभी ग्राहक जो भी जनता आती है उनको भी सहयोग करना चाहिए। बिना मास्क के तो कोई घर से बाहर निकले ना, और जाके अपना सोशल डिस्टेंस भी बना के रखें और बार बार हाथ भी धोते रहें, जिससे इस बीमारी से हम जाके रोक सकें। और जाके जो बेरोजगारी और कोई जो भाग रहे हैं आज की डेट में, जाके लोग गांव की तरफ अपना जाके कि यहाँ से चलो अपना जाके मैं यूपी से आया हूँ जाऊँ, लॉकडाउन लग जाएगा, वो दहशत भी ख़त्म होगी। इसलिए व्यापारियों भी चाहता हूँ कि जाके उनसे अनुरोध भी है कि इसमें थोड़ा सख्ती से बिना जाके मास्क के किसी भी कस्टमर को सामान ना दें जाके आदमी। लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है और ना इससे कोई फायदे होने वाले हैं। जितनी बाजार की सीमा कम करोगे, कम समय खोलोगे, उतनी भीड़ ज़्यादा होगी। मैंने तो प्रशासन से पिछले साल भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, समय को 6 बजे से 9 बजे तक कर दो, 8 बजे तक। जितना समय ज़्यादा होगा उतना भीड़ कम होगी। मगर एक तो ये इस लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं है, दूसरा ये है कि जो बाज़ारों में अतिक्रमण हो रहा है, पहले प्रशासन को वो काम करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स कृष्णानगर मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स।